नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। केजे करंट चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो साथियों, आज हम फिर ले आए हैं आपके लिए हिंदी के टॉप 40 क्वेश्चंस जो कि हर एग्ज़ाम में बार बार रिपीटेड होते हैं। ओके साथियों, ये आपके लिए यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, बीएसएफ, हेड कांस्टेबल आदि सभी में उपयोग होंगे। साथियों, चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस शब्द में ए स्वर नहीं है। बताइए साथियों कि किस शब्द में ए स्वर नहीं है। क्या वो वैदिक है, पैतृक है, ऐक्य है या फिर स्नेह है? क्या होगा इसका सही आंसर? तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर डी, स्नेह। स्नेह जो शब्द है साथियों, इसमें आपके ए स्वर नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है फ्रांसीसी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी पुर्तगाली, लास्ट ऑप्शन जापानी। बताइए साथियों, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? बताना है आपको रिपोर्ताज जो है साथियों किस भाषा का शब्द है। तो साथियों, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जोड़ा पर्यायवाची नहीं है? कंचन, हेम, अंबुज, जलद, असी, कृपाण, रुधिर, शोणित। बताइए साथियों, सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी आपका, अंबुज, जलद। तो ये पर्यायवाची नहीं है। ठीक है साथियों, जलद और अंबुज दोनों अलग अलग हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। क्या बिना ताकत की प्राप्ति, बिना मेहनत के ही उपलब्धि होना, बिना आँख के प्राप्त करना, बिना आँख के पक्षी को मारना? बताइए साथियों, क्या हो जाएगा लोकोक्ति का सही अर्थ अंधे के हाथ बटेर लगना? तो साथियों, अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ हो गया बिना मेहनत के ही उपलब्धि मिल जाना। ओके साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न में दिए गए शब्द में उपयुक्त संधि का नाम बताइए। हरिश्चंद्र में कौन सी संधि हो जाएगी? क्या स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए साथियों, क्या है हरिश्चंद्र? हरिश्चंद्र में साथियों सही आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि आपका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस क्रम में विकृत स्वर है? ई, ए, उ, आ। बताइए साथियों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? विकृत स्वर बताना है आपको। हम सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ेंगे और आंसर्स करते चलेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपको भी बाद में क्या है कि इसमें रुचि कम हो जाएगी। चलते हैं आंसर्स की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर डी, आ जो शब्द है वह एक विकृत स्वर है। ओके साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? आपको बताना है कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। क्या वो 2 है, 3 है, 4 है? बताइए साथियों, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो साथियों, ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, और नपुंसकलिंग जो होता है वो होता है संस्कृत में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। शुश्रूषा, शुश्रूषा या शुश्रूषा या फिर शुश्रूषा? बताइए साथियों, कौन सा सासू वाला शुश्रूषा हो जाएगा? बताइए साथियों, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। इस शब्द को आप लिख करके प्रैक्टिस कर लेना। ये शायद हो सकता है ऐसा कैसा ही प्रिंट हो जाए एग्जाम में आपके। बताइए साथियों, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुश्रूषा। यह सही है। ओके साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, किस समास में दोनों पदों की प्रधानता एक समान होती है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी बहुब्रीहि, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी द्वंद्व। किस समास में दोनों पदों की प्रधानता एक समान होती है? तो साथियों, वो ऑप्शन हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व। द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता, दोनों शब्दों की प्रधानता एक समान होती है। ठीक है साथियों, यानी कि 2 शब्द एक जैसे होते हैं, बस अर्थ अलग अलग होता है, योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है? संयुक्त क्रिया का उदाहरण आपको बताना है। रस्सी जल गई, सीता पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, बच्चा सोता है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर बताइए। सही आंसर हो जाएगा साथियों आपके सामने ऑप्शन नंबर सी,
तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? क्या वो शब्द है, वाक्य है, वर्ण है या फिर उपवाक्य है? बताइए साथियों। इसका भी सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, शब्द जो होता है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? नूर मोहम्मद की, शेख नबी की, उस्ताद की, परमानंद दास की? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नूर मोहम्मद इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने पूछ रहा है कि इनमें से अशुद्ध छांटिए। अनुग्रहित, उज्ज्वल, आशीर्वाद, सन्यासी? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों बता दें आपको कि इनमें से उज्ज्वल सही है, आशीर्वाद सही है, सन्यासी सही है। अनुग्रहित जो होता है उनको अनुगृहित बोलते हैं। ओके साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 40 नंबर क्वेश्चन, घोड़े शब्द का पर्यायवाची बताना है। क्या वो चतुष्पद है, सपुच्छ है, नाग है या फिर है? बताइए साथियों घोड़े का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा इनमें से। तो साथियों घोड़े का जो पर्यायवाची होता है वो है होता है यानी घोड़ा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाने वाला शब्द कौन सा है साथियों? मोहन है, नदी है, हरियाली है या फिर अयोध्या है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसको पढ़ के आपको भाव की अनुभूति होती है? बताइए साथियों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो साथियों आपको भाव का अनुभव हो जाए ऐसा शब्द है हरियाली। हरियाली को देखकर आपका मन प्रफुल्लित हो जाए, आपका मन खिल जाए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तित कर देता है या उसमें विशेषण उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं? आपको नहीं दिख रहा हो क्वेश्चन तो मैं एक बार और पढ़ के आपको बता देता हूँ। जो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसमें विशेषण उत्पन्न कर देते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या उसको संधि कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं या फिर समास कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं साथियों। साथियों उस चीज़ को कहते हैं हम उपसर्ग। उपसर्ग कहते हैं साथियों। उपसर्ग जो होते हैं वो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, मालूम है आपको, और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसमें विशेषण उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है साथियों, वो शब्द उपसर्ग होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर खतरा आपके सामने है कि काम में मन नहीं लगने से संबंधित अर्थ किस मुहावरे में है? जी चुराना, जी छोटा करना, जी हुजूरी करना, जी उबना? बताइए साथियों। खतरा तो नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने। काम में मन नहीं लगने के अर्थ में मुहावरा आपके सामने हो जाएगा जी उबना। क्या हो जाएगा साथियों? जी उबना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने ये रहा कि किस क्रमांक में संकेतवाचक विशेषण नहीं आएगा? बताइए साथियों किस क्रमांक में संकेतवाचक विशेषण नहीं है? ऑप्शन है, उस गाय को चारा डालो, थोड़ा भोजन करो, वह घर अब यहाँ नहीं है, यह लड़का सुंदर है। बताइए सही आंसर कौन सा ऑप्शन का हो जाएगा। तो साथियों सही आंसर आपके सामने हो जाएगा थोड़ा भोजन करो। इसमें आपके विशेषण नहीं है, इसमें किसी की विशेषता नहीं बताया जा रहा है तो इसमें विशेषण नहीं होगा। थोड़ा भोजन करो, सिंपल सा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है कि साकी शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? क्या वो सखी है, शाखा है, राखी है, साक्षी है? बताइए साखी शब्द का तत्सम रूप बताइए साथियों क्या हो जाएगा। तत्सम, तद्भव और तत्सम। ये तो तद्भव दे रखा है साखी, यानी कि तुरंत भाव प्रकट होता है साखी का, और ऐसा शब्द जिसका भाव प्रकट तुरंत नहीं होता, समझना पड़ता है। बताइए साखी का क्या हो जाएगा सही आंसर। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी आपके सामने सही हो जाएगा, शाखा। ओके साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने ये रहा कि उड़ान में प्रयुक्त प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? उड़ान में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है आपको, पीछे कौन सा लगेगा? अन्न, उन, आन, ना? बताइए साथियों अन्न, उन, आन, ना में कौन सा सही आंसर हो जाएगा आपका। तो साथियों उड़ान में जो लगता है आपके उड़ प्लस आन हो जाएगा, आन इसमें लग जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके सामने अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि बहती गंगा में हाथ धोने का अर्थ है। साथियों 2020 के 2 सेट हैं,
यूपी पुलिस वालों के लिए टोटल 40 क्वेश्चंस हो गए, और एसएससी जीडी बीएसएफ हेड कांस्टेबल वालों के लिए 2020 के 2 सेट हो गए। एक तरह से कह सकते हैं ना साथियों, ठीक है, इसमें कोई आपके दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर है साथियों। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बहती गंगा में हाथ धोने का अर्थ है अधिकाधिक उन्नति होना, अवसर का फ़ायदा उठाना, असंभव काम को संभव करना, बहुत परिश्रम करना। बताइए। तो साथियों सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अवसर का फ़ायदा उठाना, बहती गंगा में हाथ धोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। नीचे दिए गए प्रश्न में दी गई पंक्ति में प्रयुक्त रस, स्थायी भाव, संचारी भाव के सही भेद का चयन कीजिए। आपको रस बताना है, कौन सा रस है। वाक्य में पढ़ता हूँ, आपको पूरा ना दिखे तो आप सुन के बता देना आंसर क्या हो जाएगा। कि अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच लाए, पैर को पकड़े अचानक, प्राण को कस ले, कपाए सांप सी काली लताएं। बताइए बताइए साथ, एक बार और पढ़ देता हूँ आपको ताकि अच्छे से समझ में आ सके। अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच लाए, पैर को पकड़े अचानक, प्राण को कस ले, कपाए सांप सी काली लताएं। क्या उसमें विभत्स रस है, श्रृंगार रस है, करुण रस है, वीर रस है? बताइए कौन सा रस इसमें हो जाएगा। तो साथियों इसमें आपके ऑप्शन नंबर ए आपके सही आंसर हो जाएगा। विभत्स जो रस है ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? उसमें तुम सड़क। 4 ऑप्शन है, बताइए 4 में से किस में सर्वनाम का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो साथियों जो सड़क है आपके सामने, उसमें कोई सर्वनाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन आपके सामने पूछ रहा है कि आज पहला अर्थभेद का सही शब्द युग्म है। शब्द युग्म से आपके क्वेश्चन आया है। आज और पहला का सही शब्द युग्म आपको बताना है कि आदि आदि, अवधि अवधि, अध्य आध्य, असन आसन। बताइए आज को क्या कहेंगे और पहले को क्या कहेंगे? बताइए साथियों। सही आंसर हो जाएगा साथियों, अघ्य मतलब होता है आज और आघ्य मतलब होता है पहला। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। दिए गए विकल्प में संधि का विच्छेद चयन करना है। प्रश्न दिया हुआ है निस्सहाय। बताइए साथियों निस्सहाय में संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? क्या वो निस प्लस सहाय है, नी प्लस सहाय है, नी प्लस सहाय है, या फिर नी प्लस सहाय है? बताइए, देख करके बताइए क्या होगा सही आंसर। संधि से बहुत सिंपल क्वेश्चन है साथियों। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नी प्लस सहाय। ओके, निस्सहाय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विसर्ग संधि। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है कि निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के लिए आपको विकल्प चिन्ह करना है, मतलब कि कौन सा विकल्प होगा। स्वावलंबी बनो अथवा पराश्रित रहो। कौन सा वाक्य है इसमें? क्या वो सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है? इनमें से कोई नहीं। कौन सा वाक्य है इसमें? स्वावलंबी बनो अथवा पे ध्यान देना, अथवा पराश्रित रहो। बताइए साथियों। तो साथियों इसमें आपके हो जाएगा संयुक्त वाक्य। इसमें आपको पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं है। और अथवा या इन शब्द से जुड़कर 2 वाक्य बनते हैं। जैसे इसमें अथवा आ गया तो वो संयुक्त वाक्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी आपने पढ़ रखे हैं सब कुछ आपके, ये तो टेस्ट है एक तरह से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची सही है? ऑप्शन है धेनु, घर, महिषी, मंदिर, बारी, घर, रुधिर, रक्त, लहू, हानि, घाटा, लाभ। कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? सभी पर्यायवाची सही हैं, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बताइए साथियों। तो साथियों जो ऑप्शन नंबर आपका सी है, रुधिर, रक्त और लहू, इन तीनों को एक ही अर्थ होता है, खून। ओके साथियों, इन तीनों का एक ही अर्थ है, ये सारे पर्यायवाची एक ही। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है कि बरस पड़ना मुहावरे का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? गलती बड़े बाबू ने की थी, साहब उसके चपरासी पर बरस पड़े। आसमान में बादल गिरे और बरस पड़े। सेठ ने भिखारी को इतना धन दिया जैसे वह बरस पड़े हो। दिन बादल बरस पड़ना चकित करना। बताइए सही आंसर क्या होगा? बहुत बार सुना होगा आपने, गलती बड़े बाबू ने की और साहब ने उसके चपरासी पर बरस पड़े। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, काठ का उल्लू होना मुहावरे का सही अर्थ है? बुरे आचरण करना, अत्यंत मूर्ख व्यक्ति, उल्लू के समान दिखाई देना, काठ की तरह शुष्क होना। क्या होगा सही आंसर?
क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा, बताइए। तो साथियों, काठ का उल्लू होना अर्थात अत्यंत मूर्ख व्यक्ति। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ये रहा कि लिंग भेद के कारण किसे रूपांतरण नहीं होता है? सर्वनाम का, कारक का, संज्ञा का या फिर विशेषण का? बताइए साथियों, लिंग भेद के कारण किसे रूपांतरण नहीं किया जाता है या फिर किसका रूपांतरण नहीं होता है? तो साथियों वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, सर्वनाम जो होता है लिंग भेद के कारण उसका कोई रूपांतरण नहीं होता है, जो आ गया वो आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। अभि, अति, अधि, अनु मूलतः किस भाषा के उपसर्ग हैं? क्या ये हिंदी भाषा के हैं, फारसी के हैं, उर्दू के हैं या फिर संस्कृत के हैं? 11 नंबर का सही आंसर क्या होगा? अभि, अधि, अति, अनु। बताइए साथियों। तो साथियों ये जो शब्द हैं मूलतः संस्कृत भाषा के उपसर्ग हैं। किस भाषा के उपसर्ग हैं? संस्कृत भाषा के उपसर्ग आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्न में से कौन सा वर्ण नासिक है? क्या वो छ, क्ष, श या फिर ड़? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? नासिक, नाक से थोड़ी सी निकले आवाज़, वो शब्द नासिक। बताइए साथियों कौन सा हो जाएगा? तो साथियों जो ड़ है, क ख ग घ ड़, ये आपका नासिक में आता है। जितने भी पीछे के पंचम वर्ण होते हैं वो नासिक में आ जाते हैं मूलतः। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है कि स्वर संधि का उदाहरण है हरिश्चंद्र, परमाणु, जगदीश, वैज्ञानिक। क्या हो जाएगा आपके 13 नंबर का क्वेश्चंस? क्या वो हरिश्चंद्र है जिसमें स्वर संधि है, परमाणु है, जगदीश है, वैज्ञानिक है? बताइए सही आंसर क्या होगा? तो साथियों जो परमाणु है, परमाणु में आपके स्वर संधि आती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 गुण संधि का उदाहरण आपको बताना है कि गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? क्या वो सतीश है, हरीश चंद्र है, भारतेंदु है, लोकेशणा है? बताइए साथियों। साथियों जो गुण संधि है वो है आपके भारतेंदु में। किस में है साथियों? भारतेंदु में आपके गुण संधि प्रकट हो रही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने ये रहा। देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी मानकीकरण 1983 में किसने प्रकाशित किया था? देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी मानकीकरण को 1983 में किसने प्रकाशित किया था? साथियों बताना है। क्या हिंदी सलाहकार समिति थी, हिंदी भाषा परिषद थी, केंद्रीय हिंदी निदेशालय था, भारतीय हिंदी परिषद थी? क्या था वो जिसने इसको प्रकाशित किया था? साथियों 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय हिंदी निदेशालय इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 किस क्रम में निश्चित परिणामवाचक विशेषण है? किस क्रम में निश्चित परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा? क्या 1 एकड़ जमीन में धान की फसल खड़ी है, कुछ आटा और मिलाओ, कोई व्यक्ति आया है, उस पंखे को साफ करो? क्या होगा सही आंसर? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, परिणामवाचक, परिमाण पढ़ना है बार बार में। किस क्रम में निश्चित परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा? बताइए साथियों। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए जो है उसमें आपके निश्चित है कि 1 पेड़ जमीन में धान की फसल खड़ी है, 1 एकड़ जमीन में धान की फसल खड़ी है, उसका नापतोल भी है, परिणाम भी है, परिमाण भी है, परिणाम भी है। ठीक है साथियों, उसका नापतोल मतलब परिणाम, और उसकी निश्चित है कि वो कितनी है, 1 एकड़ है। ठीक है साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसे क्या कहते हैं? आगत पति का, प्रोषित पति का, प्रवत्स्य पति का या निरर्थक पति, जो भी है। अगले क्वेश्चन का इसका 17 क्वेश्चन का आंसर बताइए साथियों। क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका सामने सही हो जाएगा, आगत पति का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जहां एक क्रिया के समाप्त होने के बाद तुरंत दूसरी पूर्ण क्रिया होने का बोध होता है वहां पहली क्रिया को क्या कहते हैं? तत्कालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया या फिर क्रियार्थक क्रिया? 18 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? उसको साथियों पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 प्रत्यय रहित शब्द का चयन कीजिए। ऑर्डर, बदमिजाज, मजला, बराबर। बताइए साथियों क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का आपके सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मजला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, आपका लास्ट क्वेश्चन है 20, या जो आपके यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो उनके लिए 40 नंबर का क्वेश्चन मान सकते हो कि नीचे दिए गए प्रश्न में दी गई पंक्ति में प्रयुक्त रस, स्थायी भाव, संचारी भाव के सही से भेद का चयन करना है।
प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रिय मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है, हे प्रिय बताइए कहाँ है। तो साथियों क्या वो शांत है, करुण है, रौद्र है, श्रृंगार है, बताइए कौन सा रस हो जाएगा इसमें प्रकट आपके सामने। तो साथियों ये एक करुण रस है जिसमें कोई व्यक्ति बोल रहा है कि प्रिय, हे प्रिय मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है, बता दीजिए मुझे कहाँ है गया वो। तो साथियों इसका सही आंसर आपके सामने हो गया ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, पसंद तो आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो दोस्तों, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें और इसी तरह की वीडियो आपके सामने आती रहे। और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपके सामने जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करें आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाए और आप तुरंत वीडियो देख लो। ओके साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।